चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी? चलिए, आज हमारा जो है वो पहला, हमने 1900 तक कवर कर लिया था। अब हमने देखा 19 सॉरी 1885 में हमारे पास बनी है कांग्रेस। अब कांग्रेस बनने के बाद मुस्लिम्स की कोई सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उससे पहले सारे कांग्रेस के थ्रू जो है ही अपने मफादात सामने ला रहे थे। एवरीवन एल्स वाज ज्वाइनिंग कांग्रेस बिकॉज उस टाइम पे वहीं पे ही सब इंडियन जो है वो सब साउथ एशिया का जो है सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग थे, जो माइनॉरिटीज थी वहां पे, या जो मेजर नॉन ब्रिटिश पॉपुलेशन थी, वो उसी के थ्रू ही जो है वो अपने हकूक का जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही थी, इंग्लिश गवर्नमेंट के सामने। तो हुआ ये कि सबसे पहला इवेंट जो है 1901 का वो ये था कि क्वीन विक्टोरिया जो उस वक्त एम्प्रेस थी उनकी डेथ हो गई। जब जाहिर बात है किसी एम्परर की डेथ होती है या एम्प्रेस की डेथ होती है तो बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, फिर सक्सेशन का होता है, तो जो एम्पायर है वो अपने ही मसले मसाइल में उलझ जाती है। तो उस टाइम पे जो है लोगों ने देखा कि अब हम लोग इसका क्या हल करें। तो उस टाइम तक कोई सिग्निफिकेंट इवेंट भी नहीं हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना, यहाँ तक देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रिक्वायरमेंट क्यों फील हुई। रिक्वायरमेंट इसलिए फील हुई कि जो कांग्रेस थी दैट वाज ऑल इंडियन हिंदू डोमिनेटेड पार्टी। यहाँ पे सारे जो है वो हिंदू थे जो डोमिनेट कर रहे थे। तो 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद जो है इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पोस्ट, जब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उसको इंडिपेंडेंट जो है प्रोविंस का जो है एक दर्जा मिल गया। अब 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। बंगाल को जो है वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो है दो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई है। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं गांधी साहब ने स्टार्ट किए हैं। गांधी साहब को प्रॉब्लम हुई कि जो है वो हमें अपना जो है देश देश अपना वो कंट्री को कहते हैं कि हमें जो हमारे ही ओन्ड लोग हैं वही हमारे हमें रिप्रेजेंट करें, तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब 1906 में कायदे आजम जो है वो बाहर से पढ़ के आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जितने भी इलीट है या जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो कांग्रेस में हैं। और उसके अलावा कोई और ऐसी पार्टी नहीं है जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो लोकल रेजिडेंट्स की, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और उसी वक्त जो है वो शिमला डेपुटेशन हुई है, जिसको शिमला डेपुटेशन भी कहते हैं, शिमला डेपुटेशन भी कहते हैं। ये सर आगा खान जो है, मैंने आपको बताया था सर आगा खान का, जब हमने पास्ट पेपर में जिक्र किया था कि तो सर आगा खान है वो लीग ऑफ नेशंस में भी जो है उनकी जो उनके प्रिजाइड उन्होंने किया है, और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को वहां पर रिप्रेजेंट भी किया है। लीग ऑफ नेशंस जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी, यूनाइटेड नेशंस की तरह थी, और जो है इस तरह के किसी और इवेंट को रोकने के लिए बनी थी। 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनी थी। तो वहां पे भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड ही वॉज वेरी फ्लुएंट एज वेल। तो उनका बहुत ज्यादा, और इनकी जो फैमिली थी दैट वाज आल्सो वेरी influential, तो ही had a very high influence in the political scene at that point। तो उन्होंने जो है वो सिमिलर डिपुटेशन को हेड किया कि मुसलमानों को, जो मुस्लिम्स हैं वहां पे, उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं एज हिंदूज, बिकॉज वी आर नॉट अ माइनॉरिटी, वी आर मेजर फोर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। फिर 30 दिसंबर उसको देखते हुए 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है ढाका में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बनी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे हम कॉमनली रेफर करेंगे एमएल, AIML के आगे। पूरा बोलने की बजाय, या कहीं आपको AIML लिखा हुआ नजर आए तो इट्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आपको बहुत जगह पे ये लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद 1907 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है मुस्लिम लीग का, जिसे ग्रीन बुक भी कहा जाता है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है जो ग्रीन बुक है वो कब बनी, तो वो है 1907 में। ग्रीन बुक क्या थी?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के में हिरार्की क्या होगी, मुस्लिम लीग में कौन कौन से लोग होंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इनको जो है वो, और इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो लोग हैं इनके पास क्या पावर्स होंगी, कौन कौन से इलाकों में इस्टेब्लिश की जाएगी मुस्लिम लीग, कहाँ कहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव्स लेने हैं, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जिसका माइक ऑन है प्लीज काइंडली ऑफ कर दें। चलें, तो उनसे ये हुआ कि रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने वहां पे अपना 1906 में बनाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और उसके बाद उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है 1907 में। उसके अलावा 1907 में ही 30 दिसंबर, यानी एक साल पूरे बाद, 1906 में बनी है 30 दिसंबर को, और 30 दिसंबर 1907 को फर्स्ट रेगुलर सेशन हुआ है मुस्लिम लीग का कराची में। आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट regular session of All India Muslim League was held in Karachi. First regular session of All India Muslim League, which was held in Karachi, was held on the date. डेट भी पूछी जा सकती है, तो आपने ये याद रखना है कि जब बनी है, बनने की डेट तो आपको याद रह जाएगी, तो बनने के एक साल बाद उसका रेगुलर सेशन हुआ है। उसके बाद 1908 में सैयद अमीर अली, इन्होंने लंदन में जो है वो ब्रांच खोली है मुस्लिम लीग की। यानी मुस्लिम लीग अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो गई है, कि इधर से इंडिया से अब ये चली गई है सॉरी, लंदन में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1909। 1909 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे, जो ब्रिटिश लोगों ने बनाई हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1884 में आफ्टर 1884 में हमारे पास आई थी, ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था हमारे पास 1884 में, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में ये था कि वहां पे जो है लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, वहां के लोकल लोगों को। तो उसकी और लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरी बनेगी, तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बनी है 1909 में, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की तरफ से शमूलियत इख्तियार की। लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होती है जो लेजिस्लेशन बनाती है। लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? कवानीन। यानी एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी कंट्री को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए बेसिक रूल्स होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होती है जो उन रूल्स और उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शिकें और आर्टिकल्स होता है उनको ट्रांसलेट करती है लोकल लेवल पे या प्रोविजनल लेवल पे, और उसमें से आपके लेजिस्लेटर बनता है। आपको पता है, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज बैरिस्टर, तो उसको ट्रांसलेट करना इन लीगल टर्म्स एंड मेकिंग लॉज अकॉर्डिंग टू इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उन्होंने वहां कांग्रेस की तरफ से इसमें शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आ गई हैं, जिसमें जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनको जो है थोड़ी सी इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। मतलब जो पहले 1884 के एक्ट में इनको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, इससे थोड़ी सी इंक्रीज कर दी उन्होंने, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी। इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं, क्रिप्स मिशन है, वेबल प्लान है, ये हम बहुत कंफ्यूज करते हैं। जितने भी एक्ट्स आए हैं, इंडियन एक्ट आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, हमारे पास उसके बाद पिट्स एक्ट आया है, इंडियन रेगुलेशन एक्ट आया है, अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया है। अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को का दूसरा नाम इंडियन काउंसिल एक्ट भी है। अगर आपको क्वेश्चन आए इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट इज सिमिलर टू मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब हमारे पास आ गया है 1911। 1911 में हमारे पास क्या हुआ है? 1911 में मैंने आपको बताया था कॉमरेड बना था, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने निकाला था 1911 में। हमारे पास पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कॉमरेड से रिलेटेड ही। जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट किया 1911 में, और हमने बताया था कलकत्ता से जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है। 1905 में बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो गए थे वो। कि जाहिर बात है, जब आपकी एक कैपिटल है, आपकी एक जगह है जहां से आपका ट्रेड हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, और वो सडनली डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त जो है एपी सेंटर था कलकत्ता, बंगाल में।
अगर वहाँ और उसके बाद वहां से आपने देखा कि कॉमरेड भी वहीं से निकल रहा है, फिर हमदर्द भी वहीं से निकलेगा, बहुत सारी बुक्स वहां से थी, उसके अलावा जो है ट्रेड बहुत ज्यादा वहां हो रही थी। तो जब वहां से वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल डिवाइड हुआ तो बहुत सारी चीजें जो है वो दूसरे प्रोविंशियल हेड में जाने के लिए जरूरत पड़ गई। तो उस टाइम के ऊपर जो लोग यहाँ से वहां मूव करना चाह रहे थे उनके लिए भी बड़े मसाइल हुए, ट्रेड का बहुत इशू हो गया। पहले ट्रेड जो बहुत इजीली होती थी, अब उसमें जाहिर बात है आप ट्रांस प्रोविजनल जब आप जा रहे हैं एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, आपको लेजिस्लेशन भी फॉलो करना है। हर जो है डिस्ट्रिक्ट के, सॉरी, हर प्रोविंस के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स हैं वो जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं दैट इज डिफरेंट। तो बहुत इश्यूज के बाद जो पार्टीशन की ऑफ बंगाल थी उसकी एनलमेंट हो गई 1919 में, 12 दिसंबर 1919 को। उसके बाद 1912 में जो है वो अल हिलाल न्यूज़पेपर है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल दिया है। और उसके एक साल बाद कलकत्ता से हमदर्द मौलाना अली जौहर ने निकाला है उर्दू न्यूज़पेपर, ये था रोजनामा। और जो कॉमरेड था वो था इंग्लिश वीकली। अपने जो इंडियन वहां पे रहने वाले ब्रिटिश इंडियन थे उनको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बनाया कॉमरेड, जो वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और उनसे रिलेटेड जो चीजें थी जो आपने अपने मैथ्स को बतानी थी, क्योंकि आपका मैथ्स उस वक्त उर्दू या हिंदी फॉलो करता था, तो उनके तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन्होंने फिर हमदर्द निकाला है 1930 में, 13 में सॉरी। तो 1911 में कॉमरेड है जो वीकली है, उसके बाद हमदर्द है, ये रोजनामा है यानी रोज आने वाला न्यूज़पेपर है। और 1912 में अल हिलाल के नाम से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ये कांग्रेस के थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, सॉरी, 1913 में कायदे आजम ने अब डुअल जो है वो पार्टी मेंबरशिप ले ली है। पहले 1906 में, सेवन में, सेवन में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, और अब उन्हें 1913 में आ गए हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। अब 1913 में हुआ है कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कानपुर की डिस्ट्रिक्ट, कानपुर सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो है एक रोड थी उसको खुला करना था। उसमें ऑपोजिट, तकरीबन ऑपोजिट ही एक टेम्पल था और एक मस्जिद थी। अब जो मस्जिद का एरिया था जहाँ पे वजू किया जाता था और वॉशरूम्स का जो एरिया, गुसल खाने का एरिया था, वो रोड के बहुत करीब था। और उधर से हिंदू टेम्पल था। अब हिंदू क्योंकि मेजोरिटी में थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लॉबिंग शुरू कर दी कि आप जो है ना टेम्पल को ना छेड़ें, और आप जो मस्जिद है ना उसका जो एबोल्यूशन वाला एरिया है ना उसको गिरा दें। अब बहुत सारे जो बैरिस्टर्स वगैरह थे, अच्छा चलें जी ठीक है मैं आहिस्ता पढ़ा देती। बहुत सारे बैरिस्टर्स थे जो मुसलमानों की तरफ से और आम लोग भी थे, उन्होंने बहुत सारी पिटिशंस दायर की कि जो है मस्जिद का ये एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको काइंडली डिसमेंटल ना किया जाए, इसको यहाँ से ना तोड़ा जाए, और इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया जाए कि रोड जो है वो यहाँ से अगर तंग रहने दी जाए। उन्होंने ये भी डिमांड नहीं की कि आप टेम्पल को जो है वो डिमोलिश कर दें, उन्होंने ये कहा कि हमारे एरिया को सिक्योर रहने दें, और आप उससे आगे कहीं से उसको या पीछे से कहीं से घुमा के या कोई इस तरह का बाईपास करके कि दोनों चीजें अपनी जगह पे इंटैक्ट रहें, आप इस तरह का कोई वाकया या मामलात कर लिया। तो उन्होंने कहा जो इंडियंस थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को, इंडियंस हम रेफर करें वहां पे जो ब्रिटिश, जो इंडियन हिंदू मेजोरिटी की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप इस एरिया को डिसमेंटल कर दें। उन्होंने भी करना था, इंग्लिश लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स ने उसको वाइड करना था रोड को। उन्होंने मुसलमानों का जो है एबोल्यूशन एरिया, वजू करने का जो जगह थी वो डिमोलिश कर दी। तो उसमें बहुत थोड़ी देर में ही बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो काले पट्टियां बांध के आ गए वहां पे एहतजाज करने। तो उस टाइम पे वहां पे उन्होंने मुस्लिम्स पे डायरेक्ट फायरिंग की और 600 कार्ट्रिजेस सुना गया था कि वो यूज हुई हैं, 600 राउंड यूज हुए हैं, दैट इज अ लॉट ऑफ बुलेट्स, लॉट ऑफ एमिनेशन। और कब कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया कि कितनी, फॉर्मली कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया गया कि कितनी लाइफ का जो है वो लॉस हुआ है, लेकिन वहां पे मुस्लिम्स पे डायरेक्ट फायरिंग की गई थी, तो इसलिए इसे ट्रेजेडी कहा जाता है, ट्रेजिडी। आई ऑलवेज मेस अप दिस वर्ड। फिर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, उनकी जो बुक थी गीतांजलि, उसके लिए। 1913 में ये याद रखिएगा, इस सवाल बहुत ज्यादा आता है कि किसको नोबेल प्राइज लॉरेट या लॉरेट नोबेल प्राइज किसको मिला है, कौन नोबेल प्राइज लॉरेट है, वो है सर रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी जो बुक है वो है गीतांजलि। गीतांजलि जो है ये नाम है इंडियन नेम, बहुत फीमेल्स का नाम भी होता है गीतांजलि, तो आई डोंट नो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन,
बट स्टिल इट्स द बुक जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब 1914 और से 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। इट मे साउंड ट्रेजिक बट मुझे, आई डोंट नो, आई एम ऑब्सेस्ड विद वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। I have given a lot of in-depth study to both of these, or World War One was my favorite. I don't know why. It's tragic, but it made what the world is today. जो imperialism, colonialism, हर चीज it was at its peak. वर्ल्ड वॉर वन शुरू ही इसी वजह से हुई थी, द रेस टू कवर मोर एरिया, कि आपकी जो है वो, एक टाइम आया था जब ब्रिटिश एम्पायर इतनी बड़ी हो गई थी कि ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर सूरज को गरूब नहीं होता था। इट इज सो बिग, इट वाज फ्रॉम वन एंड ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। सो फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्टुगीज, जापानीज, एवरीवन वाज, इधर से जापानीज जो हैं, दे वर, दे क्रॉस्ड चाइना, उसके बाद वो सियोल जो अब हमारे पास कोरिया है, उस वक्त उसका और नाम होता था। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। कोरिया का कुछ और नाम था, आई completely forgot it। तो कोरियन पेनिनसुला था जो वो, चाइना, फिलीपींस, मनीला, उन्होंने वहां मतलब एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एवरी अदर पर्सन। उनकी इंपीरियल पावर अच्छी थी। सो वर्ल्ड वॉर वन इज, मतलब आप अगर वर्ल्ड वॉर्स अच्छे तरीके से कर लें दोनों, तो आपको कोल्ड वॉर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कोल्ड वॉर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड वॉर में जो है यूएस और रशिया की जो रिलेशनशिप्स हैं और पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार रहा है, उसकी वजह से क्यों कोल्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान की को रशिया ने यूज किया, देन अमेरिका यूज्ड इट, देन उसकी वजह से फिर ये इशू बना, तालिबान जो बनाए गए, फिर तालिबान की वजह से 9/11 का वाकया हुआ, 9/11 के बाद से मिडल ईस्ट में अब तक जो है शदीद किस्म की अनारकी चल रही है, और वहां पे स्टेबलाइज ही नहीं होने देते गवर्नमेंट। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि वहाँ इजिप्ट में सुएज कनाल भी है, दैट इज अ वेरी बिग पोर्ट ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग थिंग्स, वहां से बहुत रेवेन्यू आता है। देन व्हेन यू गो, फिर यहाँ पे आपके पास इधर आ जाता है हमारा पाकिस्तान का अफगानिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट का एरिया जो पाकिस्तान के साथ अटैच है, दैट इज डिस्टेबलाइज्ड। अब फिर उसको पिच किया जा रहा है मिडल ईस्ट को और एशिया को अगेंस्ट, अभी जब भी रिसेंट वाकये में, मतलब ये चीज आपको यहीं से समझ आएगी। सॉरी, एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मिनट। सॉरी, आपकी एक फेलो हैं जो नहीं एंटर हो पा रही, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स गेट हर कंटिन्यू। तो वहां से जो है आपको कोल्ड वॉर और हर चीज का बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, आप अगर उसको कर लें। तो जो पॉलिटिक्स है जो भी चल रही है, द जियो पॉलिटिक्स, एवरीथिंग वुड बी सो क्लियर टू यू, और आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑन थिंग्स। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1919 में वर्ल्ड वॉर वन का टेन्योर रहा है। उसी में 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ है। लखनऊ पैक्ट में ये था कि मुसलमानों को जो है और हिंदुओं की एक डिस्कशन हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को थोड़े से और राइट्स दे देने चाहिए, और मुसलमान कहते थे कि नहीं, वी नीड मोर राइट्स, वी आर सेपरेट पार्टी, वी आर रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, एथनिक ग्रुप है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी शुड बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन। तो ये फेल हो गई। लखनऊ पैक्ट जो है उसको हुआ था, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ये आगे जब आप देखेंगे कि वहां पे हमारे पास
आया है, तो वहां पे आई आंसर योर क्वेश्चंस लेटर ना। तो वहां से जो है ना, फिर हमारे पास लखनऊ पैक्ट खत्म हो गया, हुआ है इनमें पैक्ट, लेकिन दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल। 1916 में होम रूल लीग आ गई, कि होम रूल लीग जो है वो एक और पार्टी थी, होम रूल लीग, जिसने कहा कि हमें होम रूल दिया जाए। उनका ये मंशूर था। वो 1916 में बनी है, लेकिन उसको कोई इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो हम इसका नाम इतना हम सुनते भी नहीं है। लेकिन पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग जो है वो कब बनी है, दैट इज इन 1916। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया है। रॉलेट एक्ट फिर वहीं पे हमारे पास 1909 में हमारे पास आया था रिप्रेजेंटेशन। उसी के हिसाब से है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इंक्रीज कर दी जाए। सॉरी देन वी हैव जलियांवाला बाग मैसेकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफा पूछा जाता है, एंड इट इज वेरी ट्रेजिक एज वेल। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है मैसेकर हुआ है। उसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि वहां पे सिखों का, मुसलमानों का एक मेला लगता है। वहां पे मेला लगा हुआ था। तो क्योंकि उस वक्त दिस इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। अब जो ब्रिटिशर्स और एवरीवन वाज वेरी ऑन एज, उनको लगता था कि इनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तो वहां पे एक मेला था, जैसे लोहड़ी का मेला लगता है, जिसमें जब आप काश्त करते हैं गंदम की, तो गंदम की काश्त के बाद एक मेला लगता है, क्योंकि सारी बातें सबके पास उस वक्त पैसे आते हैं, आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है। तो वहां पे इसी तरह से एक मेला लगा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि इसे डिसमेंटल करें। तो जाहिर बात है, इतने सारे लोग जब एक जगह पे जमा होते हैं तो उसे डिसमेंटल करने में भी टाइम लगता है, और उन्होंने काफी, तो उसी में जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे गेट्स बंद किए और लोगों पे स्ट्रेट फायर्स करना शुरू कर दिए। एस्टिमेटेड 1400 लोगों की तकरीबन डेथ हुई है। ये अभी मैं आपको वो बता रही हूँ फिगर्स, जो ये फॉर्मली इन्होंने कंडक्ट किए हैं। इनफॉर्मली कितनी डेथ हुई है, मतलब जो एक्चुअल साइज है रेड टोल का, वो किसी को नहीं पता। ये जलियांवाला बाग मैसेकर है। इसकी जो है अगर आप जाके देखें तो इसकी बड़ी सैड सी स्टोरी है, कि आप एक जगह पे किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एंड इवेंचुअली यू आर डेड। मतलब इट वाज चिल्ड्रन, विमेन, मेन, नो वन वाज स्पेयर्ड, स्ट्रेट फायर किए गए थे। इसके बाद 1919 में मैम इसमें शायद बॉलीवुड की ना एक मूवी भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैं कल बताऊंगी। जी एक इस मूवी पूरे है। जी। जी इसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई। सब लोगों ने कहा जी तुर्किया जो है, क्योंकि उस वक्त हमारी खिलाफत उस्मानिया थी, वी वर the Saudi kingdom and everything. Saudi kingdom did not exist before 1919। खिलाफत से पहले सऊदी किंगडम वगैरह, ये भी बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो काइंड इसको भी जाके देख लीजिएगा अगर आपके पास कभी टाइम मिले तो। दिस इज वेरी वेरी गुड, कि जो है किस तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरब आई, बनी, इट बिकेम अ सेपरेट कंट्री, फिर स्टेट्स बनी हैं यूएई वगैरह की। देन आफ्टर तो जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने कहा क्योंकि हमारी खिलाफत है वहां पे, सऊदी अरब, मतलब सऊदी अरब तो इस वक्त नहीं था, हिजाज है, मदीना है, एंड हमारी जितनी भी कल्चरल हिस्ट्री है वो चीज खिलाफत उस्मानिया के साथ मंसूब है, तो वी शुड गो एंड हेल्प देम। तो बहुत सारे लोगों ने और बरे सगीर जो है वो दारुल हर्ब है, तो हमें यहाँ से हिजरत करके चला जाना चाहिए, और हमें वहां जाके जो है वो फाइट करनी चाहिए फॉर मुस्लिम राइट्स, और इस्लाम की जो है जिहाद के नाम पे लोगों ने क्या किया, लोगों ने यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था कल्चरल आपके जो है वो बैंक कर रहे थे वो ऑन योर सेंटिमेंट्स, एंड ऑन योर दे वर प्लेइंग द कार्ड, रिलीजियस कार्ड। जो स्कॉलर्स थे वो जनरली बिलीव कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रही दे वर मिसलीडिंग द पीपल, बट दे जनरली बिलीव दैट दे शुड हेल्प द खिलाफत उस्मानिया एट दैट पॉइंट। तो उन्होंने जो है ना वहां पे अपने घर बेचना शुरू कर दिए, और जो है uh, वहां पे जाके जो है ना इन्होंने, ओके लेट मी चेक। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो है ना 1919 की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे अब खिलाफत मूवमेंट की हमने बात की थी। खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई थी। खिलाफत मूवमेंट की क्या रीजन थी ये भी मैंने आपको बता दी। अब खिलाफत मूवमेंट जब शुरू हो गई उसके बाद हमारे पास आ गए
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उन्होंने भी ये बात की कि क्योंकि उन्हें उस टाइम पे जो है ब्रिटिश एज ए नेशन बहुत वीक हो चुकी थी, इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ पीपल वर डेड बाय वर्ल्ड वॉर 1। तो उन्हें सपोर्ट चाहिए थी अपनी कॉलोनी से, तो उन्होंने सपोर्ट लेने के लिए वो यहाँ पे आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की सबसे कि आप आए हमारे साथ बैठें बात करें। तो क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस वजह से जो है ना ये फेल हो गया। फिर लीग ऑफ नेशंस बनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रीडिसेसर है यूएन की। इसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ना, इस तरह के किसी भी मूवमेंट को या किसी भी इशू को क्रिएट होने से पहले खत्म करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए उस इशू को, और कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, और कोई भी मसला जो है वो दो कंट्रीज का मसला ना रह जाए इंटरनेशनली, और पावर्स उसमें जो है वो इंटरवीन होके वर्ल्ड वॉर 2 ना हो सके। बट इवेंचुअली इट हैपेंड इन 1939 टू 1942 आई गेस, 1944, 1944, जिस तरह से था 6 इयर्स चली आई गेस, वो 1944 है। तो उसके बाद जो है हमारे पास आगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये भी गांधी साहब ने चलाई थी 1920 में। उन्होंने कहा कि जो है हम गवर्नमेंट से किसी भी लेवल के ऊपर कॉपरेशन नहीं करेंगे। उसके बाद 1920 में कायदे आजम ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, बिकॉज उनका एक ही काम था, या तो वो नॉन कॉपरेट, मतलब आप गवर्नमेंट के साथ जब तक बात नहीं करेंगे तो किसी भी किस्म का कोई इशू है वो आपका सॉल्व नहीं हो सकता। थी उस पहले स्वदेशी मूवमेंट चला ली, फिर डंडी मार्च हो गई, उसके बाद ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट डंडी मार्च भी कहते हैं, वो शुरू हो गई। तो मतलब कोई ऐसा उनसे बात नहीं हो रही थी, दैट वाज ओनली रिटेलिएशन। तो उन्होंने जो है ना ये 1920 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। ये सवाल भी बहुत दफा आया। फिर 1921 में जो है एमएओ कॉलेज अलीगढ़ जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। याद होगा आपको जो दो स्कूल मुरादाबाद, एक मुरादाबाद में खुला था, एक जो है हमारे पास मुरादाबाद में गुलशन स्कूल था, दूसरा हमारे पास विक्टोरिया स्कूल खुला था गाजीपुर में। फिर वो बाद में जो है कॉलेज, और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। फिर 1922 में इलामा इकबाल को नाइटहुड मिला है। 1923 में लियाकत अली खान जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी 1951 में डेथ हुई है रावलपिंडी में, इनको दो जो है वो फायर किए गए थे इन पे। और रावलपिंडी बाग जो है अब लियाकत बाग जिसे कहते हैं, कंपनी बाग था, जहाँ पे बाद में 2007 में बेनजीर भुट्टो की भी शहादत हुई है। तो वहां पे जो है ना ये लियाकत अली खान ने उसके बाद 1923 में शुरू की थी अपनी पॉलिटिक्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ। फिर 1924 में खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जो है अबॉलिश कर दी खिलाफत मूवमेंट। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो बन चुकी है कंट्रीज 6 साल से, तकरीबन 1918 में खत्म हुई है, 6 साल गुजर चुके हैं, एंड वी आर डन विद फाइटिंग एंड नाउ वी वांट टू बिल्ड आवर ओन कंट्री एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम भी प्रोग्रेस करें इसके साथ। तो उन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट खत्म कर दी। सऊदी अरब अलग हो गया, जो है हमारे पास तुर्की अलग हो गया, डिफरेंट और स्टेट छोटी छोटी भी इसके अंदर से निकली हैं, जो जब आप मैप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे सर एसएम के साथ, यू विल सी। उसके बाद 1928 में आया है साइमन कमीशन। इसमें उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट, हमने मांगा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। साइमन कमीशन जब आया यहाँ पे, उन्होंने इलेक्टोरेट की बात की कि आगे जो हमने कराने हैं यहाँ पे इलेक्शंस, वो किस तरह होंगे, किसको कितनी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब 1928 में साइमन कमीशन को फॉलो करते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। मेजर दो पार्टीज थी, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर हमने अभी होम रूल लीग भी पढ़ी है, मतलब इस तरह की छोटी माइनॉरिटीज की पार्टीज और एक बड़ी दो पार्टीज थी। लेकिन क्योंकि इनका आपस में किसी किस्म का भी कोई एक सही तरीके से नहीं बन सका फॉर्मूला जिसके ऊपर इलेक्शंस होंगे, तो फिर नेहरू साहब ने रिपोर्ट लिखी मुस्लिम लीग और कांग्रेस से लोगों को मिला के। उसको हेड नेहरू साहब कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की बात हम करें, जो 1880 में पैदा हुए हैं, हमने देखा था उस वक्त। तो उनकी रिपोर्ट जो आई उसे कायदे आजम ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए हैं 1928 में। उन 14 पॉइंट्स के अंदर जो है ना, जो मसले थे नेहरू रिपोर्ट के अंदर, उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो पहले साइमन कमीशन आया है। साइमन कमीशन में सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मांगा है हमने, उसकी वजह से फिर ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में। फिर उसके बाद क्योंकि वहां भी कुछ एग्री नहीं हुआ, एक कमीशन बनाया गया है जिसको हेड करे थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है 1928 में। उससे कायदे आजम ने एग्री नहीं किया कि हमें ये सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती और हमारे ये तहफुजात हैं। उसमें उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए, जिसे कायदे आजम के 14 नुकात या कायदे आजम 14 पॉइंट्स कहा जाता है। ये चारों वाकयात जो है 1928 में हुए हैं। इनकी इस तरीके से लिस्टिंग आपने बना लेनी ताकि आपको याद रहे।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1930। 29 दिसंबर 1930 को कायदे आजम ने जो है, सॉरी, इलामा इकबाल ने जो है वो क्रिएशन की एक अलग इंडिविजुअल मुस्लिम डोमिनेंट और हिंदू डोमिनेंट टेरिटरीज बनाने की। उन्होंने कहा कि हमें कंट्रीज दो डिफरेंट दी जाए, हमारी अपनी स्टेट जो है वो हमारे लिए क्रिएट की जाए। फिर उसके बाद 1932 में जो है वो हुई हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आपने अब ये देखना है कि इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कौन कौन शामिल हुआ था, कौन कौन शामिल नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। ये सारा आपकी असाइनमेंट है। कल आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान, सॉरी, मुस्लिम लीग की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। सर आगा खान ने तीनों कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, वो इलामा इकबाल मेरे ख्याल में दो कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं। सो ये आपकी असाइनमेंट है कि कौन कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तीनों जो हैं उनमें कौन सा एजेंडा था, क्या चीजें इसमें इस्टेब्लिश की गई हर जो है वो कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके साथ साथ जो है किसने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी, बोथ फ्रॉम कांग्रेस एंड फ्रॉम एमल। तो ये आपने मुझे सबमिट करानी है। दिस इज नॉट जस्ट एन ओरल असाइनमेंट, आपने मुझे ये हार्ड फॉर्म में जो आप सबमिट कराएंगे, यू कैन जस्ट सेंड हियर, या ग्रुप में आप सेंड करते हैं अपने नाम के साथ अलसी, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ें। उसके बाद 1935 में अर्थक्वेक आया है क्वेटा में, मैग्नीट्यूड 7.7 का, जिससे 50,000 लोगों की डेथ हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था पेपर में कि कौन सा जो है वो अर्थक्वेक है बिफोर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, जो क्वेटा में आया था और उससे जो है मोर देन 50,000 पीपल वर डेड। तो ये जो है 1935 का अर्थक्वेक था, और इसमें 7.7 लोग जो है इसका मैग्नीट्यूड था रेक्टर स्केल पे। जब आप एवरीडे साइंस पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से मेजर्स यूज होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन सी चीजों को मेजर करने के लिए। तो रेक्टर स्केल जो है दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है कि जो मुसलमानों और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको थोड़े से एडिशनल पॉलिटिकल प्रिविलेजेस दिए जाए, इनको मिनिस्ट्रियों में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दी जाए, इनको मिनिस्ट्रियों बनाने की इजाजत दी जाए। इनको जो है, पहले तो ये था ना कि आप एक सेपरेट लेवल से ऊपर नहीं जा सकते थे, अब आपको ये भी इजाजत मिल गई कि आप जो है अपनी पर्सनल मिनिस्ट्रीज बना सकते हैं। जब मिनिस्ट्री बनाएंगे जाहिर बात है आपके अंडर एक मिनिस्ट्री होगी, यू विल्ड अ लॉट ऑफ पावर व्हेन यू आर हेडिंग अ मिनिस्ट्री। तो आप बहुत सारे जो है वो फैसले खुद ले सकते हैं। 1937 में इलेक्शंस हुए हैं जिसमें 11 प्रोविंसेस जो हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है उनमें मिनिस्ट्रीज बन गई हैं। उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाले भी प्रोविंसेस थे, उनको लगता था कि कांग्रेस इज द बेस्ट चॉइस। तो 1937 में 11 प्रोविंसेस जो है उन्होंने जो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो क्रिएट करवाई हैं। अब 1939 में वर्ल्ड वॉर 1 2 स्टार्ट हो गई है यूरोप। हम वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर भी कभी हमारा पास एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ, देन विल डिस्कस इट एज वेल, बट अभी जो है हम पहले पाकिस्तान अफेयर्स खत्म कर लें। उसके बाद हमारे पास 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान बन गया है। 1940 में हमारे पास आई है पाकिस्तान की रेजोल्यूशन जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर हुई है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो 1938 में हमने उस दिन भी पढ़ा था कि सिंध ने जो है अब्दुल्ला हारून की क़यादत में मुस्लिम लीग को जो है मुस्लिम लीग ने कहा था कि जी हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। इसी तरह हर सूबे में जो है एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, हर सूबे ने जो है वो अपनी अपनी पार्टीशन टुवर्ड्स अपनी जो विश थी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट वो एडवोकेट की थी। तो ये 1930 टू 40 के दरमियान ही, पाकिस्तान बनने से पहले 42 तक आई गेस, तमाम जितने भी प्रोविंसेस थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे उन्होंने अपनी रजामंदी, अपनी एग्रीमेंट शो कर दी थी। उसके बाद 1939 में जो है डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है, ये भी हमने उस दिन पास पेपर में पढ़ा था। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब 1937 की जो मिनिस्ट्रीज हुई थी डिसॉल्व, 11 मिनिस्ट्रीज जो बनी थी कांग्रेस के रूल के अंडर 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू, वो डिसॉल्व हो गई है 1939 में। तो 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बनाते ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1914 में 40 में रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाहौर में, जहां अब मीनार पाकिस्तान है, वहां पे रेजोल्यूशन बनाई जाती है 1914 पाकिस्तान रेजोल्यूशन। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आ गए इंडिया में, उन्होंने चाहिए थी उन्हें आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सपोर्ट फ्रॉम देयर डोमिनियन, वो वहां पे एक डोमिनियन बनाना चाह रहे थे कि जैसे जो है मेजर रूल रहेगा
टुवर्ड्स मेजर पावर्स विल लाई इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और यहाँ पे जो है वो पपेट मिनिस्ट्रीज और पपेट गवर्नमेंट बना दी जाएगी, विच विल फील्ड नो पावर, और यहाँ पे जितने भी लेजिस्लेचर बनेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनेंगे। फिर इसी को फर्दर करने के लिए वेवल प्लान आया है, लॉर्ड वेवल आए हैं, उन्होंने फिर शिमला कॉन्फ्रेंस की है 1945 में, कि किसी तरीके से तमाम पार्टीज को इस बात पे रजामंद कर लिया जाए, लेकिन तमाम पार्टीज नहीं मानी। जब क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान दोनों फेल हो गए हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस भी, तो कायदे आजम ने जो है ना कहा कि हम लोग अब जनरल इलेक्शन हमें चाहिए। अब जनरल इलेक्शन जो हुए हैं उसके अंदर जितनी भी मुस्लिम रिजर्वेशन की सीट थी वो सारी की सारी जो है क्लीन स्वीप की हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। 1935 में अगर आप देखें, आफ्टर ओनली 10 years, मुसलमानों को ये रियलाइज हो गया था कि कांग्रेस इज नॉट द पार्टी हु इज रिप्रेजेंटेटिंग देयर राइट्स। तो 1945 में जब मुस्लिम मेजोरिटी की जितनी भी सीट्स थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बैक कर ली। अब उसके बाद हमारे पास 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये इनकी लास्ट एक एक कोशिश जिसे कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब चिराग बुझने लगता है तो उससे पहले वो एक दफा जरा जोर का चलता है कि उसकी लौ जो है वो बड़ी तेज हो जाती है। तो उन्होंने लास्ट कोशिश की कि किसी तरीके से जो है ना हम हिंदू मुस्लिम जो इश्यूज हैं इसको रिजोल्व कर सकें। तो हमारे पास कैबिनेट मिशन आया है लेकिन वो भी फेल हो गया। अब वो फेल हुआ है तो फिर उन्होंने कहा कि चले अब इनको गवर्नमेंट हम इनकी बनाते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। और ये गवर्नमेंट आगे जाके जो है ना वो आपकी जब सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज बनेंगी तो उसमें जो है मेजर फ्रेमवर्क देने के लिए, जो इनिशियल नेसेंट फ्रेमवर्क देने के लिए ये मिनिस्ट्रीज जो हैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ये यूज किए जाएंगे, ये कैबिनेट्स यूज की जाएंगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट आ गई 1946 में, और 1947 में जो है 3 जून का प्लान भी इसे कहते हैं, 3rd जून प्लान भी कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, 3 नाम है इसके। तो अगर आपसे इन तीनों नामों में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 1947 पार्टीशन प्लान या 3rd जून 1947 प्लान वो सेम। तो उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस कर दी गई। अब फिर जाहिर बात है जो इश्यूज हुए हैं फिर उसमें चॉकिंग हुई है, बाउंड्रीज कैसे होंगी, कौन सी स्टेट्स कहाँ पे एंटर होंगी, प्रिंसली स्टेट्स किस तरह से बाय वोट एंटर होंगी, सारा कुछ उस प्लान में जो है ना 1947 के प्लान के अंदर बता दिया गया था। अब 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस मार्ज वजूद में आ गई। आपको शायद वो आपने सुना भी होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन हुई है, एंड आफ्टर 12 जो है ऑल इंडिया पाकिस्तान की ट्रांसमिशन हुई है, तो इंडिया से लाहौर से। तो वहां पे अब हमारे पास पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस आ गई है। मैं यहाँ पे एक मिनट। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब हमारे पास आ गया है 1947 में पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपना ओथ लिया है, और लियाकत अली खान पहले पीएम बने हैं। ठीक है। बाय दिस टाइम जो पहले के मुस्लिम लीडर्स थे मुस्लिम लीग की, उनकी डेथ हो चुकी थी, कायदे अलामा इकबाल की डेथ हो चुकी थी। हमारे पास उसके अलावा अमीर अली हैं, उनकी डेथ हो चुकी थी। हमारे पास मतलब जो इस कैलिबर के लोग थे उनमें से बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो लियाकत अली खान बीइंग वेरी यंग, क्योंकि उन्होंने 1926 में ज्वाइन की है मुस्लिम लीग, ही वाज वेरी यंग, तो उनको जो है ना, लेकिन बट ही वाज वेरी लॉयल, तो उनको एज फर्स्ट पीएम जो है उन्होंने ओथ ले लिया। अब 30 सितंबर 1947 को जो है हमने ज्वाइन की है यूएन। यूएन में है यूनाइटेड नेशंस, जो बनी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। लीग ऑफ नेशन की प्रेडिसेसर है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी है। उसमें हमने जो है 1947 में 30 सितंबर, अगस्त में हम बने हैं, सितंबर में हमने उनकी 1.5 महीने बाद करीबन हमने उनकी ले ली है यूनानिमस वोट से सिक्योरिटी काउंसिल के, वहाँ हम परमानेंट मेंबर बन गए हैं। और यमन ने भी बाय दिस टाइम हमारे साथ ही उसी डेट को यमन ने भी ज्वाइन किया है। ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ और कौन सी दूसरी कंट्री थी जिसने जो है वो यूएन की मेंबरशिप हासिल की है, तो वो हमारे पास यमन है। यमन का भी आजकल इशू चल रहा है, दे आर अगेंस्ट इसराइल, और उनके ऊपर भी इस वक्त हमले हो रहे हैं। तो ये अपने करंट अफेयर्स में इसको अपडेट करते जाइए डेट्स को।
उसके बाद 27 अक्टूबर को इंडियन एयर ट्रूप्स ने लैंड किया है कश्मीर में, और महाराजा जो है वो उन्होंने एक्सेशन डिक्लेयर कर दी है कश्मीर की टू इंडिया। बट कश्मीर के लोग बाय वोट उससे पहले बता चुके थे कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी जो है 1931 से जो शुरू हुई हुई एजिटेशन ऑफ कश्मीर वो अब तक चल रही है। और 5 फरवरी को हम रोज कह रही हूँ, हम हर साल जो है ईयरली हम कश्मीर डे मनाते हैं। 5 फरवरी को अब आने वाला है। तो अगर आपके कोई अभी टेस्ट आएंगे तो उसमें शायद हो सकता है ये डेट पूछी जाए, 5 फरवरी को जो है वो कश्मीर डे मनाया जाता है। उसके बाद 7 सितंबर 1947 को जो है हमने FAO ज्वाइन कर ली है। काइंडली गिव मी अ सेकंड प्लीज। है ना, हमने FAO ज्वाइन कर लिया है। FAO है वो बेसिकली जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल की, इसकी UN की। तो यहाँ पे भी हम एज अ मेंबर जो है हमने सितंबर में ज्वाइन कर लिया है। पहले हमने सितंबर में ज्वाइन किया है 7 सितंबर को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हमने जो है वो UN को एज अ मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराया है। वोट के थ्रू यूनानिमस वोट होता है जिसमें किसी एक को भी कंट्री को एतराज नहीं था, तो वहां पे हम सिक्योरिटी काउंसिल का जो 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो आपको पता होगा, पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, फ्रांस है, UK है, US है, चाइना है एंड रशिया है। और उसके अलावा जो बाकी 10 हैं वो रोटेट करते रहते हैं। इनका मेरे ख्याल में 3 इयर्स टू 5 इयर्स का टेन्योर होता है, हर 5 साल बाद री इलेक्ट होते हैं। और जो स्टेट्स एक दफा इलेक्ट हो चुके हैं वो साइकिल में दोबारा री इलेक्ट नहीं होती। कुछ इस तरीके से आप अगर जब पढ़ेंगे ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो उसमें आप ये देखिएगा। तो उस वक्त जितनी भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्होंने यूनानिमस वोट से पाकिस्तान को अलाउ किया था टू बी अ मेंबर ऑफ UN। अब फिर 1947 में अक्टूबर में बहावलपुर की जो स्टेट है उसने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है। फिर मार्शल प्लान आया है 1948 में। इसमें यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम हुआ है जिसमें अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को पैसे दिए हैं कि आप जो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत सारी स्टेट्स स्ट्रगल कर रही थी उनको पैसे दिए जाए। इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हम पे पड़ा है लेकिन डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में हमारे उस वक्त नया पाकिस्तान बना था, तो आपके बहुत सारे लोग बाहर काम भी कर रहे थे। तो जब वहां पे उनके हालात बेहतर हैं, जब आपके यहाँ पे रेमिटेंसेस आती हैं, पैसा आता है, तो वो आपकी इकोनॉमी को रिजर्व्स के तौर पे इफेक्ट करता है, रिजर्व्स आपके इंक्रीज होते हैं। तो जब वहां पे सेटलमेंट शुरू हुई, वहां पे बेहतरी आना शुरू हुई हालात में, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इकोनॉमी वहां पे बूम की है, तो हमें भी उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ है। उसके बाद 1948 में पहला कॉइन ब्रैडले ने जो है पाकिस्तान का डिजाइन किया था। ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान का पहला कॉइन कब डिजाइन हुआ था, 1948 में। किसने डिजाइन किया था? ब्रैडले ने। फिर 1948 में ISI बन गई है जो हमारी इंडियन सर्विसेज जो है हमारी अ, जो है हाईली ट्रेन्ड हमारी सीक्रेट सर्विस है, जो मेरे ख्याल में इस वक्त 6 नंबर पे है ऑल अराउंड वर्ल्ड अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से। पहले मेरे ख्याल में नंबर 2 या नंबर 3 पे काफी अरसा रही है। उसके बाद 17 मार्च 1948 में जो मकरान है, अब आपने 2 डेट्स याद रखनी है। जो मकरान है वो 17 मार्च 1948 को हुआ है, और उसके बाद 27 मार्च को एग्जैक्टली 10 दिन बाद, यानी मकरान के पाकिस्तान में एंटर होने के 10 दिन बाद कलात आया है। मकरान आया है 17 मार्च को, 27 मार्च को कलात आया है। ठीक है। और इनके जो रूलर थे अहमद यार खान, इन्होंने जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट रही है, और उसके बाद प्रिंसली स्टेट जो है ये 27 मार्च को वापस एंटर हो गई है इन पाकिस्तान। फिर 1 जुलाई 1948 को कायद आजम ने जो है अपना इनाग्रल स्पीच दी है जब उन्होंने इनाग्रेट किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। और उस वक्त उसके गवर्नर थे वो जाहिद हुसैन थे। अब 11 सितंबर 1948 को कायद आजम की वफात हो गई। इनकी वफात भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, बट वी शुडंट गो देयर। बट यू शुड नो कि वी शुड रीड द हिस्ट्री नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स। जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उससे नहीं, आपको बल्कि बहुत सारी आपको बुक्स और मिल जाएंगी। आप हिस्ट्री अगर आपने अपनी पाकिस्तान की इंडो पाक की हिस्ट्री करनी है तो प्लीज गो एंड रीड
पीपल जो यहाँ पे नहीं रहे, मतलब ब्रिटिशर्स की कुछ बुक्स है, कुछ अमेरिकन बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़ें हिस्ट्री पे, दे आर वेरी गुड। उसके बाद 1948 में गांधी की असैसिनेशन हो गई है। गॉडसे रामे ने उनको जो है वो गोली मार के उनकी असैसिनेशन कर दी थी। मतलब 1948 में कायद आजम की भी डेथ हुई है, 1948 में गांधी की भी डेथ हुई है। उसके बाद पाकिस्तान की एबीपी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रेस जो है फाउंडेशन है, वो बनी है 1949 में। 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है मिलिट्री और इंडिया के और पाकिस्तान के मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए हैं, और जंग बंदी के ऊपर जो है वो 1949 में सीज फायर जो है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने जो है उसे सुपरवाइज किया था। और 1949 में सीज फायर हो चुका है कराची, इंडिया में और पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा इश्यू चल रहा था उनके साथ 1947 से कश्मीर के ऊपर। इसके बाद हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्च 1949, इसको घोट के पी लें। 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुई है, उसे लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और 12 मार्च को वो एक्सेप्ट हो गई है। 7 मार्च को प्रेजेंट हुई है, 12 मार्च को वो अडॉप्ट कर ली गई है, और जितने भी 21 मेंबर थे उस वक्त उस असेंबली के, उन्होंने इसे यूनानिमसली एक्सेप्ट किया था। फिर आ गया है हमारे पास, हमने आईएमएफ ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसी तारीख को हमने वर्ल्ड बैंक भी ज्वाइन कर लिया है, 11 जुलाई 1950। ये याद रखिएगा, दोनों एक ही डेट्स हैं। यूएन को हम गए हैं 30 सितंबर को, ठीक है, और यूएन में हमने, जो 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में हम गए हैं 11 जुलाई को। उसके बाद 1950 में लियाकत अली खान का जो है वो पहला विजिट है यूएसए का। 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ है, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं उसे। फिर 1950 में रिकग्नाइज किया है पाकिस्तान ने चाइना को, फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज चाइना। फिर मार्च में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ है, जिसमें लियाकत अली खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई थी, और जिसकी पादाश में जो है फैज अहमद फैज को भी जेल में जाना पड़ा है, फिर साहब। उसके बाद 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान की असैसिनेशन हो गई है। आई गेस आज के लिए इतना काफी है। अब 51 से लेके आज तक की जो डेट टू टिल डेट है, ये हम कल कवर कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए थे, तो हम इसको आज ही खत्म कर रहे हैं।